आधा बोलने के बाद स्टार्ट हो। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका करने का आता है, तो वही है। तो जो लिखे थे ठीक रजत, आपने ठीक लिखा था, थोड़ा सा आपने सुनो मैं तुम्हारी समीक्षा कर रहा हूँ तो मन के अंदर घुमा, तुम्हारी ही समीक्षा हो रही है रजत, फिर नहीं सुना, कहाँ सुन रहे हो? जब मैं समीक्षा कर रहा हूँ जो आपका जो पंक्चुएशन है तो शुद्ध लिखिए। शुद्ध इसलिए क्योंकि जब आप लिखते हो मीडियम की बात लिखते हो आप ना, हिंदी मीडियम में अगर आप अशुद्ध लिखते हैं ना तो नंबर कटता है। ठीक है, कोई भी जो आप लोग लिखते हैं, जो एग्जाम कॉम्पिटिशन तैयारी करते हो, आप लोग शुद्ध लिखा करिए। ये जो हम लोग जो नए विद्यार्थी हम लोग क्या, जैसे दादा हमारे यहाँ नए बच्ची है, ये बढ़िया लिखती है, लड़की पढ़ेगी तो जाएगी नई फेज में, अभी स्टार्टिंग फेज में। जब आप स्टार्ट करो तभी आपके दिमाग में सिविल सब्सटेंस की बात होनी चाहिए। सिविल लक्ष्य है ना तुम्हारा, सिविल का लक्ष्य होना चाहिए दिमाग में। अब नए नए हो, जैसे यूजीपीजी करके आए तो आपका 4-5 साल निकला है ना, आप स्टार्टिंग में ही आपको सुन लो बात सिविल सर्विस, तो आपका बेहतर वे में चलोगे। और जो आप हम आज कर रहे हैं वो व्यक्ति पहले से करता है तो बेहतर रिदम में रहता है। और सिविल सर्विसेज में 1-2 साल कब चला जाए पता नहीं चलता। नहीं होता कि अरे बीए मैं यहाँ से किया है, मैं प्राइवेट कर लूँ। हम ऐसा करते हैं कि आप कहीं पढ़ो तो बढ़िया जगह में पढ़ो, ये नहीं करें मेरा 2 साल नुकसान हो जाएगा। 2 साल नुकसान क्या हो जाएगा, अच्छे जगह से पढ़ोगे 2 साल आपको बहुत कवर कर देगा। कब सिविल सर्विसेज में 2 साल तैयारी करने में इस बार प्री नहीं हुआ, अगली बार प्री नहीं हुआ, 2 साल गया। कल तैयारी कर रहे हैं लेकिन एक अच्छे संस्थान से पढ़े रहेंगे आप। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 2008 का पीजी पास आउट हुआ, 2008 बैच का। 2008 में मैं पीसीएस दिया, 4 नंबर से नहीं हुआ, मेरिट 360 गई थी, 356 नंबर मेरे थे, 360 गई थी। 2008 में नहीं हुआ, 2009 से लगातार मैंने किया। लेकिन एकेडमिक में पढ़ा, इसको मैं हमेशा कहता हूँ आप लोग यूजी पीजी हल्के मत लीजिए। अरे कोई ये मेरा चलता रहेगा, मैं कोचिंग करूँगा। कुछ लोग हमारे साथ वैसे थे, पूरा जब तक मैं 14 साल आ रहा हूँ 14 साल कोचिंग किए, लेकिन सेलेक्ट तब भी नहीं हुआ जब तक मैं था। कोचिंग बहुत, ये नहीं है कि कोचिंग दिन भर हर चीज का कोचिंग करिए, सेल्फ स्टडी से बेहतर कुछ नहीं है। कोचिंग करने में जो कोचिंग उनको लाभ होता है जो और लेबोरियस होते हैं, जो थोड़ा सा पढ़ने में मेहनत, कुर्सी बैठने की आदत है, टाइम तक पढ़ने की आदत, उनको एक जगह मटेरियल मिल जाती है तो बेहतर पढ़ लेते हैं। तो किताब में थोड़ा बिखरा होता है, टाइम लगता है, लेकिन नॉलेज बढ़ता है, दाएं बाएं चीज़ें भी आप पाते हो। और हमारा उद्देश्य रहता है, जब मैं पढ़ाता हूँ हमारा उद्देश्य रहता है कि चीज़ें एक जगह खोज खाज के एक जगह आपको दे। कोचिंग का मतलब यही होता है। जब कोचिंग में कहता हूँ चलो अच्छा ठीक है मैं इतना पढ़ा के बाकी नेट से डाउनलोड करो, ये बुक देख लो वो बुक देख लो, 200 पेज का प्रिंट आउट दे दूँ, 200 पेज का आपको प्रिंट आउट मैं दे दूँ तो मेरे कोचिंग क्या मतलब? तो आपको 200 पेज पढ़ना पड़ेगा। 200 फायदा कब हो, जब 200 पेज का आप कंक्रीट में बना के उसको 15 पेज में दे दो। 200 पेज का तब तो फायदा है ना। 200 पेज दे दिए तो किताब हो गया उसका, तो किताब पढ़ लेगा तो मार्केट में बहुत पत्रिकाएं उपलब्ध हैं। लेकिन ये फायदा क्या करते हैं कि हमने 90 दिन में जीएस खत्म कर दिया। अब कहेंगे क्या, दिखाइए मेरे नोट से क्वेश्चन नहीं आए। अरे भाई तुम 200 करके 1500 पेज दे ही दिए हो तो क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। आप इसका दावा करो कि मेरे नोट्स लिखाए नोट्स से कितना फंसा, ये दावा करो। यानी कि आपका प्रिंटेड नोट्स दे दिया, मैं प्रिंटेड नोट्स भी उसको भी देखो। और जब 300-400 पेज आपका वही पढ़ेगा तो यूनिक और स्पेक्टर नहीं पढ़ लेगा, सब्जी को उपलब्ध है मटेरियल। ठीक है, तो ये चीज होनी चाहिए कि आपका जो आ रहा हो वो एग्जाम को ओरिएंटेड भी हो, एग्जाम के लायक भी हो, पूरा कबाड़ ना हो केवल। ठीक है, क्या लिखे सूची हम लिखे थे ना हम लोग, कितना दिखाते हैं। कितना लिखाना था, मैंने बताया था कि आप सामान्य की स्थानीयकरण कारक मैंने बताया था। आप लोग जान लीजिए, कभी कभी मान लीजिए कभी कभी आपको आई बार इंटरव्यू देना पड़े, भगवान करें कि सब लोग इंटरव्यू दो, तो आप लोग क्यों देते हैं, तो आप उसको थोड़ा सा व्याख्यात्मक पढ़ना होता है। किसी उद्योग के स्थानीयकरण कुछ फैक्टर होते हैं, जैसे मैंने कहा था 5M
उसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट, मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी, 7 तो फिक्स है। और अगर सूती वस्त्र उद्योग की बात आएगी तो आप उसमें क्लाइमेट भी जोड़ो, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग और ऊनी वस्त्र उद्योग में जलवायु की बहुत बड़ी भूमिका होती है। रॉ मटेरियल तो ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन क्लाइमेट भी बहुत होता है। इसलिए आप देखोगे अधिकांश जो सूती वस्त्र उद्योग वही जगह विकसित है जो कोस्टल पे है या समुद्र के करीब है। चाहे आप गुजरात में अहमदाबाद देख लो, मुंबई में महाराष्ट्र में मुंबई देख लो, तमिलनाडु में देख लो चेन्नई वगैरह। अब जो इंलैंड में है, यूपी में कानपुर, तमिलनाडु में कोयम्बटूर, ये इंलैंड है। लेकिन कोयम्बटूर की स्थिति कहाँ है? साउथ में होने का, उसका यहाँ होने का बहुत दूर सागर से नहीं है, तो उसकी वो क्लाइमेट बनी होती है। लेकिन जब कानपुर ज्यादा अंदर हो जाता है, कानपुर जब ज्यादा अंदर जाता है, कानपुर क्या है? यूपी का मैनचेस्टर है ना? कानपुर को यूपी का मैनचेस्टर कहते हैं। मैनचेस्टर मीन्स कि बड़े पैमाने पे वहां पे सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। मैनचेस्टर कहाँ है? ब्रिटेन में है ना? ब्रिटेन में एक लोग सोनभद्र से आईएएस हुई थी। मैं देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ज्ञान की कोई सीमा नहीं। आईएएस इंटरव्यू दी, सोनभद्र की थी, जब मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। उनको वाइवा में पूछा गया कि मैनचेस्टर कहाँ है और किसके लिए प्रसिद्ध है। आईएएस की इंटरव्यू, उनको नहीं पता। मैंने कहा कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि हम जानते थे हम उनसे बेहतर है, नहीं। एक ही व्यक्ति सब चीज नहीं जानता, एक व्यक्ति सब चीज नहीं जानता। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि वो नहीं जाना तो आईएएस पीसीएस नहीं हो जाएगा। वो नहीं जानती थी लेकिन आईएएस हुई। शायद मुझे लगता है कि 400 में कुछ रैंक के आसपास थी, आईआरएस मिला हो, मुझे लगता है। जिसमें जिस कैटेगरी से रही हो, नाम सीवी सिंह था, क्या था मुझे एग्जैक्ट नहीं आ रहा, सोनभद्र में हमारे बगल में। तो कोई व्यक्ति एक ऐसा नहीं करे, एक बात कर मैनचेस्टर नहीं जाने कैसे आईएएस हुई, बहुत बेकार है, कोई धांधली हुई है, तमाम तरह की चीज व्यक्ति अनुमान लगा, इससे कोई मतलब नहीं है। फैक्ट सब लोग नहीं जानते, फैक्ट हो गया ना। जैसे आप लोग कोई था नेप्ता था, नेप्ता मैं भी पढ़ता हूँ लेकिन नेप्ता मैंने कभी नहीं, नेप्ता क्या है बाद में देखा तो हाँ किसी ने बताया था, इसने आप लोगों को कोई बैठा बताया था कोई, लेकिन चीजें नहीं पता थी। इसका मतलब नहीं कि कोई व्यक्ति हर चीज जानता है। ठीक है, लिखो मित्रों, लिखो महाराष्ट्र, हाँ महाराष्ट्र लिखो। देखो महाराष्ट्र सूती वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आंकड़ा में से बदला नहीं होगा, आंकड़ा इसका तो अगर मुझे याद है, कभी कभी ऊपर नीचे आंकड़े हो जाते हैं। तो मैंने कहा था कि डेटा आप लोगों को दूंगा, ठीक है, डेटा मैं कलेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और लिख लीजिए। और आप लोग के टॉपिक में देखा इंडिया में एग्रीकल्चर नहीं उल्लेख है टॉपिक में, जो आपको भेजा गया है, आपको कुलदीप ने भेजा है आपको, उसमें इंडिया का एग्रीकल्चर नहीं है। क्योंकि एग्रीकल्चर से आते हैं, ट्रांसपोर्ट है, इंडस्ट्री है, सॉइल था, लेकिन एग्रीकल्चर अलग से उल्लेख नहीं है। मैं बात करूँगा उनसे कि छूट गया है कि भूल बस हो गया है, क्योंकि जीएस में आपके एग्रीकल्चर के भी आते हैं, नहीं भी रहेगा तब मैं आपको उसका डेटा दूंगा, ठीक है। और तमाम क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन आते हैं एग्रीकल्चर से जोड़ के, ठीक है, गेहूँ, चावल, जौ, कपास, बाजरा, ठीक है, मक्का, ये सब तमाम चीज़ों के उत्पादन और हेक्टेयर क्षेत्रफल वगैरह ये सब एग्जाम में आते हैं। तो मैं डेटा दूंगा तो आप डेटा उसको रख लीजिएगा, डेटा का लेटेस्ट रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ मुंबई में सर्वाधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं। सूती वस्त्र की मिलें हैं मुंबई को सूती कपड़ों की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। कार्टनोपोलिस ऑफ इंडिया, सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में जाना जाता है।
एक चीज मैं और थोड़ा सा रिवाइज करना चाहता हूँ, सुधार करना चाहता हूँ। उस दिन मैं सूती वस्त्र में आपको लिखा था फोर्ट ग्लॉस्टर लिखा था, बताया था ना, बताया था नहीं था ना, बताया था फोर्ट ग्लॉस्टर कहाँ है ना, गुजरात में बताया था, गुजरात में बताया था। उसको रिवाइज कर लो, वो कोलकाता में, उसको रिवाइज कर लो। क्योंकि जब मैं फोर्ट ग्लॉस्टर बताया तो खोजा भी, क्योंकि जो फोर्ट से ये था कि फोर्ट ग्लॉस्टर और फोर्ट ले वैसे करके दो था, मुझे दिमाग में उसका कंफ्यूजन था, उसको रिवाइज कर लो। सूती वस्त्र में जब फोर्ट ग्लॉस्टर को गुजरात लिखा तो उसको कोलकाता कर लो, ठीक है। हालांकि वहाँ पे सूती वस्त्र स्थापित हुई थी, पढ़ा लिखा असफल हो गई थी, लिखाया था ना, उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। हो गया मुंबई। सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी कहा है, सूती कपड़ों की राजधानी कहते हैं, लिख लिए फुल स्टॉप, अगला स्टार। इसके अलावा सोलापुर महाराष्ट्र में है ना। मुंबई के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र है। इसके अलावा पूरे नागपुर जलगांव, पूरे नागपुर जलगांव अन्य, पूरे नागपुर जलगांव अन्य सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है। दूसरा लिखो गुजरात, लिखो गुजरात। एक ये ध्यान दीजिएगा कि ये फुटलूज टाइप की इंडस्ट्री है, जो चीज आपको मैं बताता, स्वच्छंद उद्योग, ठीक है। फुटलूज इंडस्ट्री कहते हैं। स्वच्छंद उद्योग किसे कहते हैं, है किसी को पता? है किसी को पता? स्वच्छंद उद्योग ये आ चुका है एग्जाम में, एग्जाम में यूपीएससी में भी, आईएएस में भी आया है, आईएएस में ऐसे आया है, इसमें टिप्पणी लिखने के लिए आ गया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग स्वच्छंद उद्योग का उदाहरण है। 4 उद्योग दिया था आपको। अब जान लो स्वच्छंद उद्योग क्या है, बीच में मैं बता दे रहा हूँ। ऐसा उद्योग, सुन लो, ऐसा उद्योग जिनके स्थापना पर स्थानीयकरण के कारकों का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। स्थानीयकरण कारक मतलब वही 5M, ट्रांसपोर्ट और गवर्नमेंट पॉलिसीज। ऐसे उद्योग जिनकी स्थापना पर किसी स्थानीयकरण कारकों का प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे उद्योग स्वच्छंद उद्योग कहे जाते हैं। जैसे डेयरी उद्योग, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। आ जाएंगे, द्वितीय की उद्योग आएगा कभी, इसमें प्राथमिक कोई भी नहीं आएगा। प्राथमिक तो भाई जान ही रहे हो, मेल कच्चा माल आधारित है। सेकेंडरी इंडस्ट्री जो आएंगे वही आएंगे। क्यों नहीं आएगा? इलेक्ट्रॉनिक क्या है? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक क्या है? किसी चीज का मटेरियल बन क्या है, उससे वो फैक्टर प्राथमिक में केवल डेयरी आएगी। जब एक एग्जाम्पल आया बता रहा हूँ, इसे डेयरी है, वो प्राथमिक हो गई। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक द्वितीयक में, इलेक्ट्रॉनिक में कोई पार्ट तो वही तो बन नहीं रही है। कोई पार्ट लोहा, रॉ मटेरियल से लोहा बना, लॉयस से, अब लोहा बन के तांबा, अब बॉक्साइट से एल्युमिनियम बना, एल्युमिनियम बन के इलेक्ट्रॉनिक में आया। जब इलेक्ट्रॉनिक में आया तो आपका फुटलूज इंडस्ट्री हो गई, स्वच्छंद उद्योग द्वितीयक में आ गई, ठीक है। तो और एक और भी स्थानीयकरण कार्य इसमें, जैसे कि ट्रांसपोर्ट भी भूमिका। जैसे क्या होता है, कपास, जितना कपास पैदा हुआ लगभग उतना सूत बनता है। लेकिन लौह इस्पात उद्योग में माजला की 1 टन लोहा लगा, 1 टन मैग्नीज लगा, 2 टन कोयला लगा, तो पैदा की आधा टन लौह इस्पात तैयार हुआ है ना। एग्जाम्पल दिया हूं मैं, एग्जैक्ट ये कंपोनेंट नहीं होता,
एग्जाम्पल दिया हूँ। लेकिन सूती वस्त्र उद्योग में अगर 1 टन आपका कॉटन है, सूती कपास है, तो लगभग उसी के बराबर, थोड़ा बहुत घटने के बाद में उसी के बराबर सूत निकलेगा। तो या तो आप इसको कॉटन वाले एरिया में ही इंडस्ट्री लगा दो कपास में, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में इक्वल होगा। 1 टन ले जाओगे यहाँ तो ये आपका रॉ मटेरियल क्षेत्र है और ये आपका इंडस्ट्री क्षेत्र, ठीक है। क्योंकि इसमें तो कोई नुकसान नहीं, 1 टन अगर कॉटन कपास निकला तो उसका 1 टन ही सूत बन जाएगा। या तो उद्योग मार्केट में लगेगा या तो उद्योग रॉ मटेरियल के क्षेत्र में लगेगा। जब आप सिद्धांत कभी नहीं पढ़ेंगे, जरूरत आप लोगों ने जिसका भूगोल को पढ़ेगा, वेबर का सिद्धांत है उद्योगों की अवस्थिति सिद्धांत, औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत, ये सब पढ़े होंगे लोग। उसमें बताया गया है कि किस किस परिस्थिति में उद्योग कहाँ लगेंगे। अगर कोई फुटलूज इंडस्ट्री है, स्वच्छंद उद्योग है, जिसपे तमाम स्थानीय कार्यों का प्रभाव नहीं पड़ता, या जिसको शुद्ध उद्योग कहते हैं, जितना रॉ मटेरियल है लगभग उतना निकलेगा सूती या उस तरह का उत्पादित पदार्थ, तो उद्योग या तो रॉ मटेरियल की जगह पर लगेगा या तो मार्केट में लगेगा। लेकिन लौह इस्पात जो भारी उद्योग है, जैसे लौह इस्पात है, ठीक है, लौह इस्पात में पाया कि 1 टन कोयला कोल, 1 टन मैग्नीज, 1 टन आयरन ओर, और इससे मिलकर निकल के कितना बना, आधा टन बना। तो ये सब इतना उठा के यहाँ तो लाओगे नहीं, इसका ट्रांसपोर्ट कास्ट तो बढ़ जाएगा ना। तो वो क्या होता है, ऐसे जैसे भारी उद्योग होते हैं अधिकांशतः उन जगहों की तरह रॉ मटेरियल के पास, और उसमें भी उन रॉ मटेरियल के पास जिससे ज्यादा भार कम हो रहा हो। आप देख लो तमाम जो लौह इस्पात के उद्योग आपने देख लो, जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला, बोकारो, सब कहाँ है, रॉ मटेरियल के क्षेत्र में है ना। और जो विशाखापट्टनम नया चौथी पंचवर्षीय योजना विशाखापट्टनम बना, वो कहाँ बना, कोस्टल में, कोस्टल बना। इसको इधर ये खनिज संसाधन आपका है चुनाव है, और ये आयात जो कोयला करता, कोयला लोहा कुछ आयात करके इधर से जो इंडोनेशिया वगैरह से यहाँ प्राप्त कर लेता है, तो कोस्टल में है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कास्ट कम पड़ जाती है। लेकिन ये नहीं कहो कि इसको लौह इस्पात को मुंबई में, अहमदाबाद में, दिल्ली में लौह इस्पात उद्योग नहीं लगेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कास्ट रॉ मटेरियल उठा कर लाओगे दिल्ली में, तो जो रॉ मटेरियल ला रहे हो उत्पादन में, तो उत्पादन का भार खत्म हो गया, वो सब वेस्ट मटेरियल निकल गया। तो उसको लाने से बेहतर कि इंडस्ट्री ही लेके चले जाओ कहाँ, रॉ मटेरियल के पास, ताकि जो वेस्ट मटेरियल आपको ट्रांसपोर्ट ना करना पड़े। समझ रहे हैं ना, 1 टन सबको लेकर आधा टन निकले, तो 1 टन बाकी 2.5 टन ट्रांसपोर्ट किए ना हमने, तो 2.5 टन ट्रांसपोर्ट करना पैसा लगा होगा। तो इंडस्ट्री यहाँ लाके इसी मटेरियल के पास आ जाएगी, ये 2.5 टन बचा, केवल हमको आधा टन हमको कहाँ भेजना पड़ा, मार्केट में, ट्रांसपोर्ट का बचा ना। तो इसलिए जो भारी उद्योग हैं वो सामान्यतः आप देखोगे रॉ मटेरियल के क्षेत्र में लगे हैं। एग्जाम्पल आपको स्पष्ट है, भारी उद्योग लौह इस्पात आप देखते हैं। जो सूती वस्त्र उद्योग है, कपास का क्षेत्र पूरा भारत कहाँ है, ये है कपास, ये कपास का क्षेत्र है, यहाँ भी पाता है, यहाँ भी पाता है, यहाँ पाता है। तो कपास या तो रॉ मटेरियल क्षेत्र में लगेगा या तो वहां लगेगा जहां मार्केट हो। तमिलनाडु में कोयम्बटूर जनसंख्या संपन्न क्षेत्र है, यूपी में कानपुर जनसंख्या से घिरा हुआ क्षेत्र है, दिल्ली भी घिरा हुआ क्षेत्र, ये सब बिखरे हुए कहीं भी लग सकते हैं जहां मार्केट उसको मिल जाए, ठीक है, तो वहां लग सकता है। लेकिन भारी उद्योग में वही होते हैं जहां रॉ मटेरियल भी, ठीक है। तो जो कहे हो तो दूध प्राथमिक है, लेकिन जो स्वच्छंद, जो हल्के उद्योग, जो जिनके भार नुकसान नहीं होता, स्वच्छंद उद्योग, वो प्राथमिक नहीं हो पाएंगे, सेकेंडरी ही होंगे। जलपोत क्या है, जलपोत उद्योग क्या है, प्राथमिक है क्या, प्राथमिक तो है नहीं, सेकेंडरी मतलब आप इकोनॉमिक सेक्टर बन जाइए, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, ये है, ये आपका इकोनॉमिक सेक्टर है, प्राथमिक, तृतीय। और जो आपका इंडस्ट्री, ये इसका फॉर्मेशन है, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जलपोत इंडस्ट्री है, ये सब द्वितीयक पे ही है। द्वितीयक मीन्स जो कच्चा माल था वो बन के कुछ दूसरे फार्म में आया और वो फार्म आपके इंडस्ट्री में आया। तो इनके ऑटोमोबाइल के लिए ऑटोमोबाइल या जलपोत के लिए लोहा जो पहले फेज से दूसरे फेज में आया, अब ये रॉ मटेरियल है, लेकिन लौह है रॉ मटेरियल नहीं है। अब लोहा बन के वो रॉ मटेरियल है। बॉक्साइट रॉ मटेरियल नहीं है, एल्युमिनियम रॉ मटेरियल है जलपोत के लिए, क्योंकि एल्युमिनियम की जरूरत है, ठीक है ना। तो इस तरह का फर्क यहाँ तो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय की अलग चीज, भारत इकोनॉमिक जो अर्थव्यवस्था का सेक्टर है वो अलग है, यहाँ जो पदार्थों का रूपांतरण है वो अलग है, ठीक है। लिखो आगे।
बुझात पड़ा है, कुछ लिख भी लिए। देखो यह सूती वस्त्र उद्योग का, यह सूती वस्त्र उद्योग का द्वितीय बृहत्तम उत्पादक राज्य है। द्वितीय बृहत्तम उत्पादक राज्य है। अगला स्टार में लिखो, यहां अगला स्टार अहमदाबाद में सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग की मिलें हैं। यहां अहमदाबाद में सर्वाधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं। अगला स्टार में लिखो, अहमदाबाद को ही काट दो, अहमदाबाद को ही नहीं, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर एवं पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर एवं पूर्व का बोस्टन, बोस्टन एक नगर है, कहाँ पता है किसी को? बोस्टन, हाँ अमेरिका का। बोस्टन देखोगे तब ना कहाँ है। बोस्टन आपका अमेरिका के पूर्वी भाग में प्रशांत अटलांटिक महासागर के तक उस हिस्से पे है बोस्टन। बोस्टन, फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क आपके पूर्वी घाट क्षेत्र में है। ये बोस्टन मतलब बोस्टन और मैनचेस्टर को सिनोनिम्स के रूप में यूज किया गया है, पर्याय बन गए हैं। यानी इन दो जगहों पे आपका बड़े पैमाने पे सूती वस्त्र का उत्पादन होता रहा होगा। मैनचेस्टर तो विश्व का धुरी ही था। मैनचेस्टर को किसने विकसित किया? हमने, मीन्स इंडिया ने। जब भारत गुलाम था, भारत और पाकिस्तान क्षेत्र जहां आजकल आप लोग देखोगे जहां भी ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट हुआ है, जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय देश में लगभग 50,000 किलोमीटर के आसपास रेल मार्ग था। आज स्वतंत्र हुए होने के 75 साल के आसपास होने वाले हैं, हो गए। अब कितना विकास हुआ? लगभग 6500 किलोमीटर का, 65,000 किलोमीटर के आसपास। यानी लगभग केवल 15,000 20,000 मान लीजिए, 65 से 70,000 के आसपास इतने भी हमने रेल मार्ग बिछाया। मतलब स्वतंत्र होने पहले 50,000 वो बिछा चुके थे। किस लिए? रॉ मटेरियल को निकालने के, ये तो देश था। रॉ मटेरियल निकालेंगे और वो रॉ मटेरियल कहाँ ले जाएंगे? अपने यहाँ, अपने देश में। और अपने देश में ले जाकर क्या किए? उसके रूप को मॉडिफाई किए। क्यों? क्योंकि औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मशीनरी का परिणाम था औद्योगिक क्रांति। तमाम मशीनरी उनके पास थी, रूपों का मॉडिफाई हुआ और आपके पास रॉ मटेरियल आपका, फिर आपका जो उत्पादित सामान आपके पास थोपा गया। उनको निःशुल्क रॉ मटेरियल मिला। फलस्वरूप उस दौरान जब औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति का और दक्षिण पूर्व एशिया अधिकांश देशों पे गुलामी का टाइमिंग समान है। लगभग कभी इतिहास पढ़ो आप लोग, वो इतिहास पढ़ो। और उसमें स्वेज नहर की जो भूमिका भी बहुत बड़ी है। स्वेज नहर अगर न बनी होती, हो सकता है साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं गुलाम न हुए होते। वो सब अपना रास्ता खोजे और वहां रास्ता बनाया, उसी चंद दूरी घट गई ना। ऐसे आते कहां से आते हैं? पूरा आपका अफ्रीका घूम के। ये क्या है? ये यूरोप हुआ, ये अफ्रीका। एक हो गया, यही था स्वरूप आपका। क्या सोचना है? पार्टी है। ऐसे आते तो कहां से आते हैं? ये थोड़ा ऊपर बढ़ गया मान लीजिए। ऐसे आते तो घूमते ऐसे करते 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 तब कहीं आते हैं। यहां से आए कुछ वाले यहीं से, यहां से इधर आ गए, इधर तो दूरी घट गई ना। तो यहां से आते तो कहते अरे चलो बहुत दूर है, थोड़ा न जाए, लेकिन इनको एक रास्ता मिल गया यहाँ पे। तो भारत दक्षिण पूर्व एशिया के गुलाम होने में स्वेज नहर की बहुत बड़ी भूमिका थी।
इसीलिए मिस्र के कुछ क्षेत्रों पे भी वो सब स्थापित किए थे। इसलिए ब्रिटेन कहा जाता था, ब्रिटेन का इतना साम्राज्य विस्तार था, कभी सूर्य अस्त ही नहीं होता कहा जाता था ना ब्रिटेन के लिए। इसका मतलब क्या था मुझे नहीं पता, बता चुके इससे पहले क्लास, क्योंकि बहुत लोग नए हैं। है किसी को पता रजत? है किसी को पता? इसका मतलब ये है, इसका ईस्ट और वेस्ट में इतना विस्तार था कि एक जगह सूर्य डूबता था और दूसरे जगह निकल जाता था। मतलब ग्लोब के अधिकांश जगहों पे कहा विस्तार, किसका विस्तार था? ब्रिटेन का, कि एक जगह उसका सूर्य डूबता था, दूसरे जगह उससे पहले निकल जाता था। यानी ईस्ट और वेस्ट लेके अधिकांश क्षेत्रों में उसका विस्तार था। यही मतलब था कि ब्रिटेन का सूर्य कभी अस्थिर नहीं होता। इसका मतलब क्या निकाले कोई? मतलब क्या हमेशा सूर्य से खड़े रहते थे? इतना क्षेत्र विस्तार उसका था, यहाँ सूर्य डूबा और उधर निकल गया, जहां डूबा वो भी उसका क्षेत्र, जहां निकला वो भी उसका क्षेत्र। इसका मतलब कहीं का सूर्य डूब ही नहीं रहा है। तो ये सब उसका जब इतिहास पढ़ेंगे आप, इसका 1600 के बाद का टाइम पीरियड, 1600 से 1950 के पीरियड का 350 साल का क्या देखिए, पूरा अधिकांश देशों की गुलामी, वहां का औद्योगिक क्रांति, और जो बीच में जो सब चेंजेस हुए हैं, इन सब ने विश्व की भू राजनीति को बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित किया। और ब्रिटेन ने तमाम देशों से रॉ मटेरियल मंगाया और अपने विकसित हुआ छोटा सा देश, पिद्दा सा देश, पिद्दा से ही प्रदेश है ना। उसके पास न रॉ मटेरियल, उसके कोयला के अलावा, लंका साहब में कोयला के अलावा उसके पास कुछ नहीं। ब्रिटेन के पास आज भी कोयला के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं। उसी तरह जापान है, जापान थोड़ा सा लो है, इसके अलावा कुछ भी नहीं जापान के पास, लेकिन आज विश्व के दोनों सबसे टॉप में है। जापान के पास क्या है? कोयला थोड़ा सा लौह अयस्क है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा चीन के बाद लौह इस्पात उत्पादक देश है। क्यों? क्योंकि उसके पास मशीनरी है, स्किल्ड मैन पावर है, ट्रांसपोर्ट करने की अच्छी व्यवस्था उसके पास है। और 8 नॉर्थ ईस्ट जो ये सब देश विकासशील देश है, आपका जो इंडोनेशिया वगैरह, इन सब के पास खनिज संसाधन है। यहाँ से मंगा लिया, यहाँ पर क्या है? ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ से मंगा लिया जापान, ये है ना, यहाँ से मंगा लिया, इससे जलपोत का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बहुत बड़े बड़े कंटेनर, बहुत बड़े बड़े जहाज बनाता है वो, इंडस्ट्री में आपको पढ़ाएंगे आगे। तो ये सब मंगा लिया, मंगा के विकसित हो गया भाई। नहीं तो भाई, अब भारत के पास क्या था? मिनरल रिच कंट्री, मैन पावर खूब, लेकिन मैन पावर स्किल्ड नहीं और टेक्नोलॉजी का अभाव। तो हमको अपने देश को चलाना ही है, और हम लोग जनसंख्या बढ़ाने में सबसे तेज। चीन और भारत ने 70 के दशक में एक साथ जनसंख्या नीति लाई, एक साथ लाई। मतलब कहते हैं कि हमने और चीन ने एक साथ पावर ब्रेक मारा। चीन का ब्रेक लग गया, हमारा फेल हो गया। अगर हमारा जनसंख्या रुक गया होता तो आज हम विश्व के चीन को टक्कर न दे रहे होते, तो हमारे पास भी इतना बड़ा क्षेत्र, इतना संसाधन हो जाता। तो होता आप लोगों में 2 या 4 लोग रहते, जनसंख्या होता हमें भी नहीं रहता भाई। लेकिन हम लोग कहाँ मानने वाले? हम लोग लोकतांत्रिक देश में है ना। कोई कह रहा है जनसंख्या भगवान की देन है, कोई कह रहा है जितना हाथ उतना इनकम, है ना। आप समाज में कमजोर वर्ग में जाइए, कोई जनसंख्या नियंत्रण कोई बात नहीं। अरे 1 बच्चा 2 बच्चा, अरे क्या बात कर रहे हैं, इतना हाथ उतना आमदनी। इनको नहीं पता है कि आज हाथ वो कमाने लगा, वो अलग आप चलो हो जाएगा, वो शादी करके दूसरे घर में। इसको समाज में आज है प्रसाद बोलते हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना। तो चीजें आपको समझना होगा ना। आजकल कितना खर्च है बच्चों पे, अगर ये चीज पहले समझ जाते हैं। लोकतांत्रिक देश की समस्या है क्या? नहीं। लोग कहते हैं कि अरे चीन ऐसा कर ले, चीन वैसा। चीन लोकतांत्रिक देश नहीं है, चीन तानाशाही वाला देश है, कम्युनिस्ट देश है। मतलब चीज करे, जो वो कह दिया, वो सरकार कह दिया, वो करना पड़ेगा आपको। लेकिन आप यहाँ क्या है? नहीं, ऐसे कैसे हम धरना कर देंगे, प्रदर्शन कर देंगे। हेलो ठाकुर जी, नमस्कार नमस्कार। और मैं क्लास में वीडियो था कि कब तक रहेंगे? डॉक्यूमेंट्स हैं? अरे मैं क्लास में हूँ, डॉक्यूमेंट तो घर पे ही है, रूम पे है। मैं क्लास में हूँ, कॉलेज में हूँ। चले जब आपसे बात करता हूँ, ठीक है? ओके, ठीक है। ये चीजें हैं। आज आपका अगर मैं आप घर देखिए, 5 बच्चे रहते, 1 बच्चा रहता, उसका लालन पालन, 1 बच्चा होता तो उसका जयप्रिया पड़ता। 5 बच्चे हैं, अरे चलो कहीं डाल दो, 5 बच्चों को देखना है। अंतर आप इस पर देख लोगे।
और आज जो समाज थोड़ा कमजोर से जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, चीजें समझ रहा है, उसके घर 5 बच्चा पैदा हो जाए, इनका कतलेआम मचा देगा। ये क्या मतलब है? कहाँ पालने का बच्चा, कहाँ पढ़ाना लिखाना भी तो है। और वो जो समाज का जो सोच रहा है, अरे भगवान का दिया हुआ है होने, तो उनको ये पता नहीं कि पढ़ाई में कितनी, और उनको ये भी नहीं है गवर्नमेंट सिविल सर्विस तैयारी करना है, IAS बने पी सब कुछ नहीं। अरे पढ़ा प्राइमरी में 5 तक, उसके बाद 10-12 साल लेबरी करेगा, तो कमाने लगेगा, हमको लगा पैसा देगा। बेवकूफी वाली सोच, तब कमाने लगा वो किराया हो जाएगा। हर पूरे भारत में लेबर अनस्किल्ड लेबर है, जिस श्रमिकों को ज्ञान नहीं है। तो ये लोग जनसंख्या बढ़ाए हैं, दुष्परिणाम उसका आपको दिख रहा है। सरकार कैसे योगदान, सरकार डिलीवरी हो, अभी अस्पताल में जाए उसको 6,000-5,000 तक मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद में जो भी बच्चा हो उसमें सरकार का उद्देश्य है कि सुरक्षित डिलीवरी हो। लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्रों में कहाँ इस चीज को ले रहे हैं, ठीक है। आप ये बताओ, वोटिंग वोट देते समय आपने ये कहा, वोट देते समय नहीं 5 किलो चावल 5 किलो गेहूं, क्या बात है? आपने ये कहा कि सर हमें ये पॉलिसी ये लागू करिए आप लोग कि कम से कम बच्चा पैदा हो। ये क्या कर रहे हो? ये कर दो ना कि 2 बच्चे पैदा हो, उसके बाद आगे पढ़ाई पर रोक लग जाएगी, वो विरोध जाएगी। इंदिरा गांधी की थी, विरोध हो गई, सरकार गिर गई। यहाँ वो जान है, सरकार इसका कर रहे होने दो बच्चा पैदा, जितने हाथ जितनी संख्या उतना वोट। तो वो क्यों कहेंगे? और दूसरा हम भी, आप देखो, जब आप जागरूक वोटर बनिए, आपको आते हैं आपके घर पे, अब आजकल अन्यथा मत कोई ले, आज वो गवर्नमेंट विरोध में पेंशन का है, पेंशन नहीं होना चाहिए, जो अपने बाप के पेंशन मजा ले रहे हैं। आप देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉई, आप लोग सब लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनेंगे, पढ़ेंगे तो 30 साल अपनी जवानी के गवर्नमेंट को देते हो। जब आप बुजुर्ग होगे, अपने बच्चों के पालन पोषण परिवार पैसा खर्च कर दोगे, जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो क्या वो कहीं बाहर पढ़े चले गए, कहीं उधर चले गए, आपको कौन देखभाल करेगा? तो पेंशन आपका हक है, पेंशन आपको सामाजिक सिक्योरिटी देता है, सोशल सिक्योरिटी देता है। लोग क्या कहते हैं, कुछ नहीं, पेंशन क्या जरूरत है? और वही बोलता है जो अपने पापा के पेंशन पे हो, जो 2004 तो पहले जो जॉब में थे पेंशन पा रहे हैं, चाहे रिटायर है। अधिकार देखिए, मैं बता रहा हूँ, जो विरोध कर रहे हैं नेता, भैया नेता क्यों आप पेंशन ले रहे हो? नेता क्यों पेंशन? भाई नेता नौकरी तो है नहीं, तो पेंशन क्यों? नौकरी है क्या रखो। यहाँ क्लर्क के लिए भी है कि एक बार अगर आपराधिक केस हो जाए आप पे, फॉर्म नहीं डाल सकते, और वहां मठाधीश हैं अपराधों के, उनकी आदत 150 अपराध न को तो नेता नहीं हो, जेल में बंद अब जीत जा रहे हो, तो बेवकूफ कौन है? वोटर। जो व्यक्ति वोट, जेल में बंद व्यक्ति को हमने जिता दिया। मैं इलाहाबाद में कमिश्नर हुआ करते थे, नाम मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, नहीं याद नहीं आ रहा, 1-2 मिनट की बात है, नहीं आ रहा है। जब विदाई हो रही थी तो उनका भीड़ कम, हजारों भीड़ आई, भीड़ में औरतें आदमी रो रहे थे, नहीं सर आप ट्रांसफर न हो, तो बड़े भाव विभोर हो गए। अरे क्या बात है, ट्रांसफर क्या? वहीं से रिटायर हो गए कमिश्नर पे। अरे क्या बात, हमारा जन समर्थन इतना, रिटायर के बाद इलेक्शन लड़ लिए, 150 वोट पाए, बता रहा हूँ IAS थे। तो हम भी तो वही हैं, हम वोट के समय जात धर्म अपना व्यक्तिगत लाभ, वोट के समय मुर्गा, कुछ इशारों में होता, कुछ बोला नहीं जाता, वोट देते हैं हम, तो क्या पाओगे? भाई जब आपको पैसा बेसिक पे, ग्राम प्रधान बाबू देखिए, जब प्रधान आपको 25 लाख रुपए चुनाव में खर्च कर रहा है, क्या वो गांधी है? जब से 50 लाख निकालेगा नहीं, और निकालेगा कैसे? आपकी योजनाओं से ही निकाले। कहां से? आवास में कमीशन दो, उसमें कमीशन दो। भाई मैं लगाया हूँ 25 लाख, काम ही सर कराता है प्रधान, एक भी सबको दे देगा। कौन? तो भाई इनको लगाना, ग्लैमराइज लगाना। अरे भाई यहाँ मैं नौकरी करके क्या पाऊंगा? पेंशन बहुत है, पेंशन यहाँ एक बार विधायक सांसद बन जाओ, लाइफ टाइम पहले पेंशन हो गया, पहला बात। मैं बता रहा हूँ चीजें, इसलिए क्यों भाई ये चीज हो रही है। अपराध सब पे कोई मंत्री जिस आपराधिक केस में कोई भी, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, हर पार्टी कैसी बात नहीं पार्टी, लेकिन जब से जागरूक वोटर नहीं बनेगा, अपनी मुद्दों की बात नहीं करेगा, रोजगार महंगाई सब चीज बात नहीं करेगा, वो तो चाहते हैं कि सब डिस्कस ना हो,
वो तो चाहते हैं सब डिस्कस ना हो। सर वो नहीं पंजाब के मुख्यमंत्री थे बादल, 9वीं बार की टेंशन ले रहे थे वहां पे। हाँ तो 9वीं बार की। हाँ तो ले रहे हैं। एक राज्यसभा विधान परिषद हुए अलग, विधानसभा अलग, राज्यसभा अलग, लोकसभा अलग, एक ही व्यक्ति 4 पेंशन लेगा। पंजाब में उन्होंने कर दिया नहीं बंद, चीजें भाई, चीजें आपको सोचना होगा। पैसा कौन दे रहा है? हम, आप और आप भी। ये मत सोचो कि हम नहीं, आप भी जीएसटी के रूप में, तमाम टैक्स के रूप में, टोल प्लाजा के रूप में, खान पान के रूप में हर जगह टैक्स दे रहे हो। हम लोग टैक्स से गूंथे हुए हैं और हम लोग आयकर दे रहे हो अलग। आप लोग भी खाने पीने सब टैक्स गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हो क्या? लेकिन उस सब वोट कितना देंगे? चावल गेहूं दाल पे। जब दाल पे चावल गेहूं को दोगे तब तो आओ ना रास्ते में फिर। उनको क्या मतलब है? वोट सब फिर आ जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप बेटा पढ़े न पढ़े, रोजगार मिले न मिले, अग्निवीर बनो। अग्निवीर आर्मी एक बात है जहां पेंशन है इस समय, पुरानी पेंशन के तहत आर्मी है, अब आर्मी हटा अग्निवीर कर दिए। अब बेरोजगारी का आलम देखो, अग्निवीर में भी लाइन। बेरोजगारी बता रहा है देश में। कोई जाएगा अपना 4 साल बेशकीमती 4 साल देगा, उसके बाद वहां हटेगा, इतना पैसा मिलेगा है, उसको नौकरी तो दो 4 साल। और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी? कोई भी सूचना इन्फॉर्मेशन लिख कर देगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो डरे हमारे सर्विस बर्खास्त हो जाएंगे, हम ये हो जाएंगे, तो कुछ नहीं है, लिख कर देगा। तो 10 साल के 1 करोड़ रुपया लेकर इन्फॉर्मेशन लिख कर देगा, खत्म काम। सिक्योरिटी में तो है देश के लिए ये। तो ये सब चीज बात की बात है, चीजें लगी बहुत इसमें कभी जब, और इसके लिए बहुत टाइम लगेगा। सेनाएं भी सब तारीफ कर रही है, तीनों सेनाएं। भाई तीनों सेनाएं भाई इस समय सरकार जो कहेगा वही करेंगी, सरकार जो कहा वही करेंगी ना। अब उसके बाद अंबानी अडानी बोल रहे हैं कि हम इनको वरीयता के आधार पर क्या बनाएंगे? गार्ड। जो इंडियन आर्मी की नौकरी करके आए, चाहे जनरल ड्यूटी है, गार्ड जवान रहे, अब आकर क्या करेगा? अडानी कंपनी में गार्ड करने खड़ा रहेगा। वो पद के अनुरूप है। और 25% को देंगे, और 25% वो कौन होगा? जो चापलूसी करे, जो मेजर के बेटे बच्चे को खिलाए, नहलाए, धुलाए, टहलाए, वही तो होगा। और तमाम तरह की विकृतियां इसके साथ है। तो फिर बेरोजगारी का आलम यह है कि कोई विरोध धुआंधार हुआ, धुआंधार जेल उठा देगा। यहाँ की ये भी गए थे, पुलिस बुलाई थी पुलिस को, जो आपके यहाँ करा रहे डिफेंस अकेडमी, कैसा देखो करना मत, कुछ इस तरह की चीजें सब पूरे देश भैया उठा लेगी। इतना बड़ा स्कीम, बहुत बढ़िया स्कीम है आपकी। कितने नेता विधायक लड़के अग्निवीर हैं? एक भी नहीं मिलेगा आपको इस दौरान, एक भी नहीं मिलेगा। बना के दिखाए कोई अग्निवीर में। आर्मी में तो कोई जा भी सकता है, अदरवाइज ट्रेन तो भरी आ रही है। अग्निवीर में कितने हैं? एक भी नहीं होगा, सिंगल पर्सन भी अग्निवीर में नहीं होगा। नेता विधायक लड़का, नेता विधायक की बहुत दूर की बात है, पार्षद लड़का नहीं होगा, मैं बता दूं। अगर पार्षद के फॉर्मूले चलते हैं, है ना, पार्षद का लड़का नहीं होगा, नेता विधायक की बहुत दूर की बात है। वो कहाँ बनाएंगे? एनडीए डिफेंस उसमें जाएंगे, सीडीएस तहत। वहां भी कर दो, यहाँ 4 साल, वहां 10 साल कर दो। देखो वहां भी नहीं, वो नहीं जाएंगे, तुम जाओ देखिए। तो ये चीज जब से आम वोटर नहीं समझेंगे ना, जब हम दवा दारू और अंडा चावल दाल पे हम जब वोट देते रहेंगे ना, यही चीज तो लिखो, हम फैल भी जाते हैं। क्या लिखे? हाँ, ये आपका ये आपका मैनचेस्टर भी है। ये ब्रिटेन का एक शहर है मैनचेस्टर, जहाँ पहले बड़े पैमाने पर सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता था। लेकिन फिलहाल में अब वो मैनचेस्टर उतना उत्पादन नहीं कर पाता। वहाँ की जो मिलें हैं सब पुरानी हो गई, जर्जर हो गई हैं, रूम टाइप बीमार हैं, वहाँ उत्पादन नहीं होता। वही हालत बोस्टन की है, लेकिन बोस्टन मैनचेस्टर से बेहतर स्थिति है। इन दोनों जगहों पे आपका बड़े पैमाने पर सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता था। इसलिए विश्व के सभी देशों में जहाँ पे सूती वस्त्र का उत्पादन होता था, उसको इन सिनोनिम से जाना जाता है। रूस का इवानोवा मैनचेस्टर, रूस का मैनचेस्टर इवानोवा, जापान का मैनचेस्टर ओसाका, ऐसे ऐसे जगहों पे हैं, ठीक है। तो आपका चीन का मैनचेस्टर शंघाई। तो इन जगहों पे जहां पे सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है बड़े पैमाने पे, वहां इस सिनोनिम से जाना जाता है उस प्लेस को। बोस्टन में भी यही बात, जगह लिखिए। अहमदाबाद के अलावा राजकोट,
राजकोट, भावनगर, पोरबंदर प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र हैं। प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र हैं। ये ध्यान दिया, मुंबई और अहमदाबाद ये दोनों ऐसे प्लेस हैं कि कम से कम 60 से 70% सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन यही दोनों से होता है। मुंबई और अहमदाबाद सबसे बड़े दोनों क्षेत्र हैं। ठीक है, पहला मुंबई, दूसरा गुजरात, अहमदाबाद। अगला लिखो देश, अगला लिखो राज्य, मतलब तमिलनाडु। देश स्टार्ट रखिए। देश में सबसे अधिक कपास की मिलें तमिलनाडु में हैं। देश में सबसे अधिक कपास की मिलें तमिलनाडु में हैं। सबसे अधिक मिलें तमिलनाडु में हैं। उसे आंकड़ा एग्जैक्ट कुछ दिन पहले मुझे मेरे पास आंकड़ा जो तीसरा था, अब मुझे बदल गया, इसलिए मैं एग्जैक्ट लिखवा नहीं रहा हूँ। डाटा शायद चेंज हो गया हो फिर, लेकिन डाटा में अलग से दूंगा डेटा, आपका कोई परेशानी की बात नहीं है। इसमें यहाँ लिखिए, इसमें लिखिए यहाँ स्थित कोयम्बटूर में तमिलनाडु की सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं। तमिलनाडु की सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं। अगला स्टाफ नाम लिखो। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, राज्यों में तमिलनाडु में सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं और शहरों में सबसे अधिक कोयम्बटूर में। गुजरात और मुंबई से भी अधिक मिले हैं, लेकिन उत्पादन के हिसाब से ये नीचे है। मिले हैं तमिलनाडु में सबसे लगभग 300 के आसपास मिले हैं, जब गुजरात महाराष्ट्र में उतनी मिले नहीं हैं, लेकिन बड़ी मिले हैं और क्षमता अधिक है गुजरात और महाराष्ट्र की मिलों का। सबसे अधिक मिल तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के जो क्लाइमेट है वो सबसे बढ़िया आपका सूती वस्त्र उद्योग के लिए है, इसलिए तमिलनाडु के कोयम्बटूर में छोटी छोटी मिलें, कपास की मिलें हैं, लेकिन सब मिला के उतना उत्पादन नहीं करते जितना आपका अहमदाबाद और मुंबई की मिलें करती हैं। संख्या सबसे अधिक तमिलनाडु कोयम्बटूर में, शहरों में कोयम्बटूर में है, मुंबई और अहमदाबाद से भी अधिक है, और राज्यों में गुजरात और महाराष्ट्र से भी अधिक है तमिलनाडु में, लेकिन उत्पादन इन दोनों से कम है। ठीक है, कारण वही है कि मिलें छोटी है, उत्पादन क्षमता कम है, और उस तरह से डिमांड नहीं है कि साउथ की तुलना में गुजरात और महाराष्ट्र में जो आपका एक इंडस्ट्रियल रीजन बनता है वैसा इंडस्ट्रियल रीजन इतना इधर नहीं है, और जलवायु उन सबों की तुलना में आप कोस्टल दोनों हैं, अहमदाबाद भी तटीय प्रभाव है, मुंबई तो कोस्टल ही है, तो ये सब का प्रभाव वहाँ तमिलनाडु तो कोयम्बटूर बीच में पड़ता है, थोड़ा सा हिल स्टेशन टाइप का है, ऊंचाई पे है अन्य की तुलना में, तो यहाँ की तरह जलवायु ऐसा नहीं है। ठीक है, इसी चीज को आप जब पढ़ोगे शुगर में, गन्ना में भी, महाराष्ट्र यूपी पहले बहुत आगे था, लेकिन अब महाराष्ट्र से पिछड़ा हुआ है। कारण क्या है? जलवायु तमिलनाडु और महाराष्ट्र दोनों की जलवायु तटीय होने के कारण गन्ना के लिए उपयुक्त है। गन्ना में जो आपका क्या कहते हैं उसको, रस को क्या कहते हैं? मिट्टी तो ठीक है, मिट्टी दोमट ही है, वहाँ पर अलग मिट्टी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत यूपी में नहीं था। जलवायु टेम्परेचर यूपी का जो है थोड़ा शुष्क मौसम पाया जाता है, हमारे टेम्परेचर बहुत है, ठंडी में इतना, गर्मी में इतना, ठंडी में इतना, जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो बहुत है, तो हमारे यहाँ शुष्क ऋतु ज़्यादा पाई जाती है। वे नम कितना है आपका, वही जुलाई से जून के आखिरी में, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना नम है जहाँ बारिश ज़्यादा होती है, उसके बाद सूखा है। लेकिन महाराष्ट्र तमिलनाडु में
इस तरह का एलिवेशन नहीं है टेम्परेचर कि मैक्सिमम बहुत ऊपर मिनिमम बहुत नीचे, ऐसा नहीं है। और यह कटिंग प्रभाव होने के कारण मौसम नम है, फसलों गन्ने में रस की मात्रा ज्यादा होती है। यहाँ गन्ना मार दो, हम तो इलेक्शन में देख चुका, मैं इलेक्शन में एसपी मजिस्ट्रेट रहता हूँ सांडी उंडी साइड में, तो हम लोग पुलिस वाले गन्ना चूसा करते थे रात में खड़े होकर, क्या करें टाइम पास करना है। तब भाई वो पुलिस वाले खड़े हो गए, गाड़ी में सब 2 का 5 गन्ना दे दीजिए सब दीजिए, और हम भी खा लेते थे। तो इसमें क्या है, उसमें रस की मात्रा कम है पहले से। पहले होता था कि अरे रस खूब होता था। आप लोग भाई अभी कभी घर वालों से पूछा करिए, गन्ना बोया जाता हो आज से 20 साल पहले और आज गन्ने में रस की कमी हुई है। कभी अब आपको अगर एक आध वो बनाना हो, आपको डिजर्टेशन टाइप का बनाना हो पीजी में, तो आप हरियाणा शुगर मिल जाकर अध्ययन कर सकते हैं कि पहले 1 कुंटल गन्ने में कितना रस निकलता था और आज 1 कुंटल गन्ने में कितना रस निकलता है। वेरिएशन हो गया दोनों, और ये वेरिएशन किसने किया है, क्लाइमेट ने। ठीक है, तो जब ज्यादा गन्ना होगा, ज्यादा रस होगा तो उसका दर ज्यादा जाएगा, और गन्ना कम रस निकलेगा तो दर कम जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये जलवायु यहाँ की तुलना में यहाँ सहूलियत है। ठीक है, तो क्लाइमेट की बहुत बड़ी भूमिका है। कभी आप स्टडी करना जाकर पूछ सकते हैं हरियाणा मिल में, तमिलनाडु मिल में। अच्छा देखो इस अलग स्टाइल, इसके अलावा साउथ दक्षिण भारत का मानचित्र लिख लिया ना। अच्छा अगला देखो, इसके अलावा मदुरई शहर है ना, मदुरई नहीं शहर, मदुरई, सलेम, रामनाथपुरम अन्य सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र है, अन्य केंद्र है। उत्तर प्रदेश लिख लो, उत्तर प्रदेश लिख लो, यहां उद्योगों की स्थापना का मुख्य कारण, यहां उद्योगों की स्थापना का मुख्य कारण बाजार की सुविधा की उपलब्धता है, बाजार की सुविधा की उपलब्धता है, उपलब्धता है, उपलब्धता है। अगर लिखो उपलब्धता है, अगर लिखो कानपुर शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहते हैं। कानपुर शहर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहते हैं। अगला स्टेप लिखो, इसके अलावा अलीगढ़, आगरा, मोदीनगर, मोदी अरे मोदी नहीं जान रही इस समय, कौन मोदी को नहीं जान रहा है। मोदीनगर, वाराणसी अन्य प्रमुख सूती वस्त्र के केंद्र हैं। आप बनारस तो जानते ही हो, बनारसी साड़ी जानते ही हो ना, कोई गया है उधर बनारस साइड में? बनारसी साड़ी पहले, आजकल तो तमाम तरह के साड़ियों आ गया प्रचलन, नहीं तो पहले किसी को बनारसी साड़ी गिफ्ट कर दो तो 1 महीना आपको बिना कहे खाना खिलाता था औरत। बहुत कीमत था बनारसी साड़ी का। आज कोई भी लोग जो बहुत अपने को संपन्न मानते हैं तो सोचते हैं कि तो बनारसी साड़ी रख, अब आज उसके टक्कर में कांजीवरम साड़ी, तो सिल्क की साड़ी आने लगी है, लेकिन पहले बनारस की साड़ी का कोई तोड़ नहीं था। गानों में देखो, बनारस साड़ी के गानों में जिक्र हुआ है, चांदनी फिल्म में शायद, कभी फिल्म में देखा करो, ठीक है। लेकिन रील देखने से फुर्सत कहाँ है, अगर छोटे छोटे नहीं बन जाता 10 सेकंड 20 सेकंड का, ये चीज़ है। जो मन चाहे वो बनाते हैं। तो वो देखो, वो साड़ी हब था, बनारसी साड़ी कहते ही थे। कभी कोई घर में किसी से पूछ दो, जो लड़कियां अपनी मम्मी से पूछे तो बताएंगे हाँ, उनको पता होगा, आप लोगों को नहीं पता होगा। जैसे जनरेशन बढ़ता चला गया, कपड़े कम होते चले गए।
कीमत कपड़ों कम होती चली गई। ठीक है, अगला लिखो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल लिखो कोलकाता प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है। कोलकाता सर्वप्रमुख सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है। अगला लिखो इसके अलावा, इसके अलावा हावड़ा, हुगली, मुर्शिदाबाद। सर ये कोलकाता सर्वप्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक का शहर है, ये यूपी में है या पश्चिम बंगाल में? किसमें? कौन? ये लिखा है ये किसमें? कोलकाता? अरे वेस्ट बंगाल स्टार्ट हो गया, जब बदले नहीं क्या, बाकी बदल दिए, यही तो हो जाएगा ना। पश्चिम बंगाल में कहा था, भाव विभोर हो गए बात में, तो ध्यान नहीं दे पाएंगे, चेंज हो गया, काट के पश्चिम बंगाल लिख लो। जब कोलकाता जिक्र आ गया तो मैंने बोला था कि पश्चिम बंगाल खत्म, कितना यूपी में लिखो तो भाई लिखो। हावड़ा, हुगली, मुर्शिदाबाद अन्य प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। अगला स्टेप लिखो, यहां भी सूती वस्त्र उद्योग का विकास बाजार पर आधारित है। बाजार पर आधारित है। बाजार पर आधारित है। जैसे बाजार आज मैंने बताया था कि कपास उत्पादन क्षेत्र पश्चिमी इंडिया में है, पश्चिम भारत में, और कोलकाता पूर्वी भारत में है। तो यहाँ बाजार है, ट्रेन से सुविधा आप आ जाता है। बाजार होने के कारण आपका पश्चिम बंगाल जाने पॉपुलेटेड स्टेट है, तो वहाँ बाजार के कारण यहाँ पर उद्योग लगे हैं, लेकिन फिर उस विकसित अवस्था में नहीं है जितना आपका महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, चलो अब अगला लिखो जूट उद्योग पर। इतना काफी है। अच्छा एक चीज जरूर, एक चीज और सोचो लिखवा दें, एक आध बार मेरे टकराया है क्वेश्चन कहीं, क्या बनेगा? हेडिंग लिखो, सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन प्रतिरूप। हेडिंग, सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन प्रतिरूप। सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन प्रतिरूप एक बार कहीं टकराया कितना, पहला लिखो उसमें, जैसे कि कैसे कैसे कितना किसका अंश है सूती वस्त्र उद्योग उत्पादन में, किसका कितना अंश है, वो चीज मैं दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे कि आपका पावर लूम है, मिल फैक्ट्री है, हथकरघा है, ये सब चीज का कितना योगदान है। एक बार कहीं आया कि इन सब में भाई सूती वस्त्र उद्योग तो कॉमन हो गया, अब उसमें किस किस तकनीक से क्या क्या उत्पादन हो रहा है, कितना है। ठीक है, पहला लिखो पावर लूम या बिजली करघा। पावर लूम, हाँ 1 2 3 करके आपका वितरण होकर प्रतिरूप हो गया, उसमें 1 पावर लूम बिजली करघा। ठीक है, बिजली करघा, हथकरघा बिजली करघा, बिजली करघा पावर लूम। ठीक है, इसमें थोड़ा लिख लो, बिजली आधारित करघा उद्योग, बिजली आधारित करघा उद्योग देश के कुल कपड़ों के उत्पादन में, देश के कुल कपड़ों के उत्पादन में
लगभग 83% का योगदान करता है, लगभग 83% का योगदान करता है। दूसरा लिखो हथकरघा, हैंडलूम्स, हथकरघा, दूसरा हथकरघा हाथ वाला, ठीक है, हैंडलूम्स जो हाथ वाला। कभी आप लोग इधर देखे होंगे आपको बनारस में जो है वो बड़े पैमाने पर हैंडलूम्स चलता है, जो हाथ से नहीं करते, कभी नहीं देखे होगा। इसलिए हमारे यहाँ जो मुस्लिम भाई बंधु लोग हैं वो लोग ज़्यादा उसका यूज करते हैं, हाथ से बनाते हैं, जैसे फैला कैसे लंबे लंबे, फिर उसको जब हमको याद है हम छोटे थे तो देखते थे, हम लोग के गाँव में करते थे, कपड़ा बना कर बेचते थे। इसका विकेंद्रीकरण टाइप का था, उस चीज़ का रोजगार का अवसर था। लेकिन अब जब से ये आ गया, इसने इसको खा गया, हाथ वाले को पावर लूम ने खा गया, इसलिए सबसे अधिक 83% के आसपास है। पहले ये था, जो नई तकनीकी, जैसे जानते हैं आप लोग कि नई तकनीकी ने लोगों को बेरोजगार भी किया है कि नहीं है। जब से आपका जेसीबी आ गई है, इसने कितने श्रम खा गई। जेसीबी ना होते तो आदमी खनते उनको रोजगार मिलता। एक जेसीबी खट्टा खन के पूरा खराब कर दी, आदमी खड़े रहे। तो तमाम तकनीकी ने मनुष्य को बेरोजगार भी किया। इसलिए जब निबंध, जैसे मैंने कहता है, मैं कहता हूँ हमेशा ना कि जब आप खिड़की खोलते हो हवा के लिए तो दुर्गंध भी आती है ना। जब भारत ने अपने औद्योगिक नीति में 1991 में एलपीजी, नाम सुने आप लोग, एलपीजी क्या आता है, याद है भाई बोलो, वो तो उसकी बातें नहीं कर रहा हूँ, नीति की बात कर रहा हूँ। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इस एलपीजी की बात कर रहा हूँ 91 वाली नीति में। मैं उस एलपीजी खाना बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग खाने पे ध्यान जाता है? इसकी मैं बात कर रहा हूँ। जब इसको लागू किया गया तो कहा गया कि देश में रोजगार की वृद्धि होगी, छोटे उद्योग पनपेंगे। उद्देश्य तो ये था हवा आने की, लेकिन उस हवा में कुछ मगरमच्छ भी आ गए, बड़े बड़े, जो छोटे, जैसे वॉलमार्ट है, क्या है, बिग बाज, जैसे बड़ा, अब बड़े बड़े माल बने, उसमें सब्जी भी बिक रही है। जो लोकल गांव का जो सब्जी वाला था उसकी तो रोजगार गई है ना। लेकिन उस समय जरूरी था ना कि उसमें हालात ऐसे थे कि श्रीलंका बन गया था भारत, ऐसी भी नहीं बन गई थी। 91 में जब मुद्रीकरण लाया गया, जो मनमोहन सिंह की जो नीति दूरगामी थी, ऐसा नहीं था कि देश कोलैप्स होने की स्थिति में था। मीडिया में छोड़ दीजिए, जब उस समय का सिनेरियो पढ़िए तो ऐसा नहीं था कि इतना देश कगार में पहुंच गया तो श्रीलंका में डूबी गया, डूबे जाने की स्थिति थी। तो सिर्फ 15 दिन के लिए बचा था ना विदेशी। अरे आने दीजिए, खबरें आने दीजिए। 15 दिन न्यूज पे आ गया कि डा गया 15 दिन के लिए। 15 दिन के लिए कोई देश का अब आता है खबर में। पेट्रोलियम इतना है, पेट्रोलियम तो 20 दिन के लिए, 20 दिन के लिए है। जो आप बफर स्टॉक कहाँ चला गया? बफर स्टॉक तो कॉन्सेप्ट तो मनमोहन सिंह सरकार के, मनमोहन सिंह के जब कार्यकाल में चीजें आए, जब मुख्यमंत्री थे, तो ऐसा जो अब 10 दिन में चल जाएगा, 10 दिन में क्या खत्म हो जाएगा? लेकिन सर जब IMF से कर्जा लिया था 1991 में, भाई कर्जा तो लेता ही व्यक्ति। आज क्या किस देश पे कर्जा नहीं है? IMF का रूल के अनुसार किया था ना एलपीजी का। जैसे आज पाकिस्तान ले रहा है तो रूल नहीं, रूल जो आप WTO बना, जो चीजें बनी वो आप पे, ऐसा नहीं कि आपके फेवर के लिए बनी। अब उसने कुछ लोग उसके नीतियों को अपने यहाँ लागू करके उसके दास बन गए। जो IMF दे रहा है ब्याज, जो लोन दे रहा है, इसे लागू किया गया कि इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय में जो कंपनियां, जो दबाव था, IMF के कौन स्थापित में थे? IMF ने पूंजीवाद को बढ़ावा दिया। उसने कहा कि नहीं, जब सब देश अपनी बाउंड्री नहीं खोलेंगे तो बड़े बड़े उद्योगपति बड़े बड़े कहाँ जाएंगे? तो दबाव देके चीजें, चलो भाई आपके यहाँ ये उद्देश्य तो दूसरा था, हो कुछ तीसरा गया। मैंने कहा ना, जब खिड़की खोलते हो आप हवा के लिए तो दुर्गंध भी आ गई। क्या आप खोलेंगे, रोजगार बढ़ेगा, सभी को सुलभ, जो लोगों का जो छोटे छोटे उद्योग थे वो विकसित होंगे, पनपेंगे, उनको फंड मिलेगी। क्या वो जब वो आए, बड़े छोटे उद्योगों का विकास हुआ कि छोटे उद्योग खत्म हुए, दो छोटे छोटे मिलके चले गए बाहर, किनारे हो गए? हाँ, ये जरूर हुआ कि कुछ नए बड़े उद्योग विकसित हुए, तो इसलिए ऐसा नहीं कि जो चीजें जो बाकी न्यूज में आता है कि हमारी इकोनॉमी की स्थिति हो गई, श्रीलंका के बराबर हो गई थी, ऐसा नहीं कि कमजोर, ये नहीं कि भाई बहुत इस तरह की खत्म होने की स्थिति हो गई थी।
न्यूज में तो बहुत कुछ आता। उस समय की जो पढ़ना हो तो एक मैं देखिए, मैं कुछ दिन पहले पढ़ा था, उस समय का इसी के परिप्रेक्ष्य में एक बुक आई थी, इसका मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, उसको पढ़े उस समय के हालात को क्यों व्यक्त करते हैं। मनमोहन सिंह जब उसको लाया गया था, मनमोहन सिंह जब लाया गया था ये चीज, तो उसमें सोचा गया था कि दो भाई विश्व के साथ ये देश भी कदम ताल मिलाए। ये तो उद्देश्य था किसी का कि आप तो यही बात कर रहे हो, क्यों ना ये और ये कहा गया, फिर केवल ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हो। उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण में बाहरी कंपनियों को भी शामिल करो देश में, और जब ये आएंगी तो प्राइवेट से गठबंधन करेंगी। आजकल तमाम जो आपका गठबंधन है प्राइवेट कंपनी नहीं है, भारत के साथ मिली हुई है, ठीक। और लिबरलाइजेशन उदार करिए, इन दोनों में उदारता पर लाइए, तीनों एक दूसरे जुड़ी हुई हैं, इनको सहूलियत दीजिए, ये आएंगे आपके साथ। तमाम जो वॉलमार्ट वगैरह है अकेले नहीं है, भारत में कंपनियों, देसी कंपनियां उनसे गठजोड़ करके हैं, एफडीआई की सीमा है। फायदा क्यों नहीं होगा, मैं कहा कर नुकसान हो गया, मैं तो कहता हूँ हवा तो आ ही रहा है ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ दुर्गंध भी तो आई। क्यों नहीं देते भाई बैंक लोन, जब बैंक के पास उतना तरलता ही नहीं है, जब आपकी इकोनॉमी बढ़ी, इकोनॉमी ऐसा नहीं कि 91 समय इकोनॉमी है ना, हम हैं 91 समय के, हम भी पॉपुलेशन कुछ दूसरा था, हम भी कुछ दूसरे हैं, इकोनॉमी बढ़ी है, सबके पास पैसा आया है, तो बैंक के कमा नहीं रहे हैं, बैंक भी तो कमा रहे हैं। जब अपना देश आजाद हुआ था तो वैश्वीकरण के सबसे बड़े विरोधी महात्मा गांधी थे, वो कहते थे। महात्मा गांधी विरोधी नहीं थे, महात्मा गांधी कहते थे कि अपने लोगों को भी संरक्षण दो। उनको पता था ईस्ट इंडिया कंपनी के परिणाम वो जानते थे। जब आप पढ़ो, देखिए मैं कहता हूँ गांधी जी पे उंगली उठाना बहुत आसान है, नहीं मैं आपको बात नहीं कर रहा हूँ। गांधी जी पे गांधी कहते थे कि आप करो, लेकिन अपने को बचा के, जड़ों को संरक्षण करके करिए। स्वराज क्या बात थी, देसी उद्योग बढ़ावा देने के बाद गांधी जी के जब पूरा दर्शन पढ़िए, बड़ा प्रासंगिक। स्वराज तो भाई देखो, गांधी जी का अलग अप्रोच था, सुभाष चंद्र बोस का अलग अप्रोच था। 1920 में उन्होंने अपना आंदोलन बंद कर दिया, तो बंद करने का कारण कुछ दूसरा था। जब 1922 में चौरी चौरा कांड हो गया, तो उसके परिणाम से वो अपना वो आंदोलन स्थगित किए। लेकिन सर उसमें जो लड़कों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, या जो गवर्नमेंट सर्वेंट तो नौकरी छोड़ दी थी, तो भाई तो बंद नहीं करना चाहिए था ना। ये तो अलग बहस का मुद्दा है। सुनिए, गांधी जी को पता था कि देश में अंग्रेजों के इतना शासन, इतने लोग हैं कि हम हिंसा के बल पे, यानी सशस्त्र के बल पे हम नहीं लड़ सकते। गांधी जी की भारतीय आंदोलन में क्या भूमिका है, क्वेश्चन इंटरव्यू पूछा चुका है। तो क्यों दिखा, उनको लगा 20 में हमारी जनता अभी पूरी तरह तैयार नहीं है अंग्रेजों खदेड़ने में, हम हिंसा का सहारा लेंगे, अंग्रेज हमको कुचल देंगे। उनको पता था कि जब हिंसा हो गई तो उनको लग गया कि ये तो अभी स्टार्ट हो गया। उनको टारगेट था कि नहीं, अभी हमारी पूरी जनता तैयार नहीं विरोध के लिए। जब समय बदला 22 से 44 सही, अब लग गया कि समय अब हो गया, बदल रहा है, अब आम अधिकांश जनता अंग्रेजों से त्रस्त है, तब इनका करो या मरो, या देश को डू एंड डाई। लेकिन सर उसके पहले 1931 में जिन्होंने अपना आंदोलन चलाया था, फिर उसको बंद करके जब वहां गए, फिर मैं कह रहा हूं, जब देखो कहीं का पढ़ा होना, जब उसको विस्तृत पढ़ो, उस समय की परिस्थितियां आप देखो। 1921 की क्या परिस्थिति थी, 30-31 की, 1922 की क्या थी, 1942-44 की परिस्थिति क्या थी। जब वहां में सम्मेलन में गए, आंदोलन बंद करके, पुलिस से बात करके, फिर वहां से उठा फिर चालू कर दिया उसको, तब कोई तो फिर वही बात, उनको क्या लगा, बात जो रेंजे मैकडोनाल्ड आया 1932 वाली, उनको कहे कुछ थे, दूसरा कर दिया कुछ दूसरा, पुनः पैक्ट की क्या बात है, कहे कुछ दूसरा कर दिया कुछ दूसरा पुनः पैक्ट में। देश को भाई जोड़ने की बात करते हैं, सब तोड़ने की बात करती है, विरोध कर दिए। भाई जब आप कहो कि हमारे क्या, चलो मैं ऐसा करूंगा, और देश में आके जब ये लौटे राजपूताना से, आखिर एक ही में तो गए थे, कांग्रेस से भाग गया था, जब लौट के आए कहा नहीं तो दूसरा हो गया, तो हम आपका साथ क्यों दें, वो तो यूज समझे ना चीज को। लेकिन सर कोई जुड़ा तो नहीं उनके आंदोलन से दोबारा। अरे क्यों नहीं जुड़ा भाई, गांधी के पास, गांधी जी जब पुनः पैक्ट के बाद दलितों के साथ छोड़ दिए, कहीं नहीं, समाज का ये वर्ग बहुत दबा हुआ है, और जब तक सुनिए, जब तक इसको हम नहीं लेंगे अपने साथ, तब तक ये मुख्य धारा जब तक आएगा विरोध नहीं करे, तब तक देश आयात करने आसान नहीं है। आप पूरा उसको सिनेरियो पढ़ो, जब पढ़ोगे भी ना, सुनो। लेकिन B.R. अम्बेडकर ने महात्मा गांधी के लिए कहा है कि ये उड़ती हुई धूल है दलितों के लिए। भाई अब चीजें हम कर रहे हैं, अब उसको पढ़ो चीजें। गांधी जी समग्रता में सोचते थे, मैंने कहा अम्बेडकर साहब विरोध, अम्बेडकर साहब
दलित आंदोलन को लेकर आगे बढ़े और उनका योगदान अप्रतिम है। लेकिन गांधी जी जो समझते थे कि समाज का एक वर्ग, जब 1932 के बाद पूना पैक्ट के बाद जब उनको लगा कि सरकार दलितों का अलग से प्रतिनिधित्व देकर हमारे समाज मुख्य हिस्से तक काटना चाहती है, और उसको अम्बेडकर साहब जाकर सपोर्ट किए थे। आप लोग पढ़े होंगे, जब हम लोग जब पढ़े, जब जीएस में तो सब लोग पढ़े हैं। लेकिन जब गांधी को लगा कि ये तो अंग्रेजों के फेवर में आ गए, नहीं हमको अलग प्रतिनिधित्व की बात थी पूरा पैक्ट में, तो ये तो हमको मुख्य धारा से तोड़ लेंगे हमारे दलित भाई बंधु को। तो हम जब ये लोग नहीं रहेंगे तो हमारे आंदोलन सपोर्ट कर देंगे। कुछ नेतृत्व तो करता आए, जब उस दौरान 5-6 साल उन्होंने दलितों पे काम किया, तब वो शिफ्ट हुए कहाँ, भारत छोड़ो आंदोलन में। अब वो देखो नेचर, लोग कहते थे कि चंद्रशेखर इनको भगत सिंह को बचा सकते थे 1931 में फांसी वाले ने। तो सर पट्टाभी सीतारमैया ने कहा था कि मीटिंग में बात होती थी भाई तो जो चीजें, हाँ सर बाद में इरविन का जब इंटरव्यू हुआ तो उसने कहा हमसे कोई बात ही नहीं हुई थी। कौन इरविन, कहाँ? मैं तो कह पहले भारतीय साक्ष्य को तो पढ़ो, जो बाथम लिख दी, जो रजनीति, ये सब लोग लिख दिए, आप उन पे मैं जब वामपंथी इतिहासकार मत जाओ। गांधी जी को इतना, गांधी जी सब कहे, गांधी जी को इतना मिला था कि जो कहे अंग्रेज मान जाए। अब ये इतिहास में क्या बात है गई कि गांधी जी भगत सिंह के विरोधी थे, नहीं चाहते थे कि भगत सिंह हमसे हिट हो, सुपर हिट हो। ये इतिहास का गांधी जी को किनारे करने का उद्देश्य। आप पढ़िए, आप इतिहास में अगर बाथम होता पढ़ते हैं तो आपको पढ़ने लग जाएगा, तो वामपंथी अप्रोच से पूरा अलग। यही लोग तो फंडिंग करके इतिहास को बिगाड़े। आप पढ़ो इतिहास में, बाथम को पढ़ो, मजुमदार को पढ़ो। फिर 1939 में जब वो हुआ अधिवेशन हरिपुरा का, उन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को अपना सपोर्ट किया। तो भाई 1948 में पट्टाभी सीतारमैया जयपुर में कांग्रेस अध्यक्ष बने। तो इसका कहा वो कहने, वो जिसको लग रहा है कि जिसके लेके आगे वो तो कहे कि पट्टाभी सीतारमैया की हार उनसे ज्यादा मेरी हार है। स्टेटमेंट गांधी जी का है हरिपुरा में जो हारे थे कि उनसे ज्यादा मेरी हार है। तो वो एक जिस मिशन पे थे, उस मिशन को लेकर उन्होंने बात कहा था। कोई बात के इतिहासकार वामपंथी, भाई वामपंथी मैं नहीं कर रहा हूं, सुभाष चंद्र बोस का योगदान बहुत है भारतीय आंदोलन में, अम्बेडकर साहब का बहुत योगदान है। लेकिन इन लोगों को जो सिनेरियो, जो माहौल दिए, वो गांधी जी दिया। गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आम लोगों को जोड़े। इससे बड़ा योगदान किसी का नहीं है। जन आंदोलन कोई बनाया, असहयोग आंदोलन 1920-22 वाला पहला जन आंदोलन था, और जो टॉप पे पहुंचा भारत छोड़ो आंदोलन से। और कोई ऐसा नेता नहीं था जो लोगों को मास मूवमेंट करा दिए सिवाय गांधी जी के अलावा। हाँ, सबका अपना अपना जनाधार था। चाहे अम्बेडकर साहब पूना पैक्ट पर दलित ले लिए, चाहे कोई मराठा ले लिया, मराठा क्षेत्र, कोई पट्टाभी सीतारमैया साउथ को कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन जो गांधी जी का अप्रोच था वो बड़ा होलिस्टिक था। एक थे कि आम जनता को आंदोलन से जोड़ने का, और जो देखिए घर में जो सबके लिए सोचता है, आलोचना उसी की होती है। माता पिता सबसे होती है, अरे मम्मी देखो उसको दे रही हो ज्यादा, हमको नहीं दे रही हो। जो सबके बारे में सोचता है, आलोचना उसी की होती है। गांधी जी का जो विचार था, जो 1500 जो विचार दिए थे, वो आज भी प्रासंगिक है। चाहे जो भी ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, जो भी सिद्धांत था, अब देखिए सब गांधी जी प्रासंगिक थे। गांधी जी बड़ा, अब कोई, मैं कह रहा हूँ इतिहास को तोड़ मरोड़ के, मजुमदार जैसे इतिहासकार, बाथम जैसे इतिहासकार अब कोई पढ़े, जब वामपंथी अप्रोच से लिखे हो आप, तो गांधी जी तो नीचे दिखाई दोगे। अब कुछ तो गोडसे को भी हीरो मानने वाले समाज में मिल रहे हैं। गांधी जी क्या किए? गांधी जी का रचनाएं पढ़िए, जो बाहर जो उनकी रचना टिप्पणियां लिखी गई वो नहीं, जो उनकी रचनाओं को आप पढ़िए, या कहीं उनकी रचनाओं का संकलन हो वो पढ़ो आप, तब गांधी को पता चलेगा कि जो उसमें विरोध करते थे भगत सिंह क्या थे। आपको बापू किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था गांधी जी को, बापू उन्होंने कहा था। इसका मतलब उनकी आस्था थी, रही होगी ना। फोन पे कहते कि बापू अब आखिरी लड़ाई है जिसमें आपका सहयोग, क्या वो सहयोग नहीं थी? चीजें समझे, वो ये जानते थे कि कब भीड़ को आगे देना है, कब रोकना। अगर 20 में अगर हिंसात्मक कार्रवाई हो जाती ना, तो हो सकता है ये देश स्वतंत्र ही ना होता, 47 में आगे बढ़ जाता। सत्ता के बल, शक्ति के बल पे, सशस्त्र के बल पे अंग्रेजों को उस समय हराने की स्थिति नहीं थी। तमाम में विद्रोह हुए, नौसैनिक रिवोल्ट हुआ, तमाम तरह के विरोध होने लगे अंग्रेजों के, कि आम जनता, हर जगह आम जनता विरोध करने लगी, चाहे किसानी से लेके, राजवाड़े से लेके,
सब जगह विरोध करने लगी। तब लगा कि ये तो हम जनाधार खो रहे हैं, यानी यहाँ की जनता हमारी विरोध कर रही है, नेता नहीं, जनता विरोध कर रही है। तब उनको लगा कि अब तो इससे सत्ता हट जाए तो बना बना बेकार हो जाएगा। तब और उस समय 1922 में 44 में भी आंदोलन कुछ चला गया, लेकिन क्यों अंग्रेज छोड़ चले गए? उनको लग गया कि अब हम इस देश पे राज करने का नैतिक अधिकार खो दिए। 42 को चल दिए, 22 के लिए भाग गए। लेकिन सर उसमें सबसे बड़ा योगदान तो सुभाष चंद्र बोस की जो इंडियन नेशनल आर्मी ना, ये कैसे कहते कुछ उन्हीं का योगदान था? ये कैसे कर सकते उन्हीं का योगदान था? सबसे पहले तो स्वतंत्र सरकार उन्होंने बनाई थी। भाई स्वतंत्र सरकार बना के क्या अस्तित्व कर लिए देश में? स्वतंत्र सरकार बनाए, अंडमान निकोबार वगैरह किया तो क्या कर लिए, लेकिन दबाव बनाए, ऐसी बात नहीं है। मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, वैसे कर रहे हैं सर वो कर, मैं इनकार नहीं कर रहा उनके योगदान से, लेकिन जो कितनी संख्या थी, क्या वो इतना अंग्रेजों के पास सशस्त्र बल नहीं था, हथियार नहीं थे, दबा न देते? लेकिन जब अंग्रेजों को लगा कि हमारा अब यहाँ देश में विरोध जन लोगों ने करना शुरू कर दिया, और लोगों में विरोध की भावना किसने बढ़ी? गांधी जी और जैसे गांधीवादी नेताओं ने। तो गांधी जी के योगदान को तमाम जगह मैं देखता हूँ, गांधी जी के, मैं ये नहीं आपको नहीं कर रहा हूँ, तमाम लोग गांधी जी के योगदान को कमतर रखते हैं। भगत सिंह थे। अब मंगल पांडे का कब 13-14 दिन का है कहानी, खाए मरने से 13-14 दिन का है, लेकिन मंगल पांडे मूवी बन गई 13 दिन में। 13 दिन में क्या किया रहा होगा बंदा वो, लेकिन उन्होंने एक प्रेरक काम, कुछ अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा की, कुछ तो किए। तो आप कहो कि नहीं मंगल पांडे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मंगल पांडे ही सर्वेसर्वा हो गए, ऐसा थी नहीं। लेकिन चीजें सब समय की चीजें हैं ना, अलग अलग की, तो आपको उसको समझना होगा, थोड़ा बेहतर और पढ़िए, ठीक है? और पढ़ने में सब मजा आता है। नहीं सर, जब 1931 में कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए। हाँ, अरे काले झंडे दिखा गए तो क्या हो गया? अब मोदी आते काले झंडे, मोदी अवास्तविक हो गए। काले झंडे विरोध ग्रुप तो रहता ही है। मैंने अलग जो हिस्ट्री में पढ़ा, जब उसका इरविन का इंटरव्यू हुआ तो उसने कहा हमसे सिर्फ महात्मा गांधी ने भगत सिंह की फांसी पे इतना पूछा कि इनको फांसी कब होनी है, जो भी होना जल्दी करो। तो भाई ये जो आप बता रहे हो कहाँ पढ़े हो इंटरव्यू? जो पढ़ा है इतिहासकार ने कोट किया है, मैं बता रहा हूं आपको, इतिहासकार ने कोट किया है कि इरविन ने ऐसा कहा। इरविन का ओरिजिनल तो कहीं कुछ है नहीं, इरविन का ऐसा तो है नहीं। और इरविन उस समय जो गांधी जितनी मेजॉरिटी में थे, गांधी वो अगर खुद नहीं चाहते थे कि ये रहेगा तो देश को एक तरह और बॉल करेगा, वो खुद नहीं चाह रहे थे कि ये भगत सिंह, सुखदेव ये लोग बचे। अब गांधी जी क्या कहेंगे, इनको मना करें तो मान जाए क्या? गांधी जी इतने समर्थ भी नहीं थे, क्योंकि 15, 16, 18 के बाद ही गांधी जी का अस्तित्व होता है। अभी बहुत जन आंदोलन केवल असहयोग आंदोलन किए थे, और असहयोग आंदोलन की स्थगित करने के बाद उनकी लोकप्रियता घटी भी थी, अंग्रेज को ये भी पता था। चाहे 1928 में स्वराज आंदोलन हुआ, अन्य लोगों के सहयोग से चीजें चलता रहा, तो आपका पूरा सिनेरियो पढ़िए। तो गांधी जी ऐसा नहीं कि गांधी जी कहने पहले मारो भगत सिंह को, ये भी नहीं था। लेकिन गांधी जी बचा नहीं सकते थे। हाँ, गांधी जी जो कहते थे कि ये परिस्थिति ऐसी नहीं है कि हिंसा के सहारे अंग्रेजों को सत्ता देश से खदेड़ दिया जाए, ये जानते थे। इसीलिए बाद में जब धीरे धीरे भीड़ चलती रहे, मास मूवमेंट होता रहा, जन आंदोलन से लोग जुड़ते रहे, तो 44 जब लगा भारत छोड़ो आंदोलन में 42 में कि नहीं अब आम जन इतना तैयार हो गया है, और अंग्रेजों के मंशा को भी गांधी जी भाग गए कि इनको लग रहा है कि अब हम देश पे शासन करने का नैतिक अधिकार हम खोते जा रहे हैं, तब करो या मरो। जबकि गांधी जी क्या थे? अहिंसावादी थे। अच्छा सर, एक और पूछ रहा, थोड़ा सा दूर करके पूछिए। जब प्राइम मिनिस्टर बनने का टाइम था नेहरू का और वल्लभ भाई पटेल का, तो जो वो सदस्य थे वो सबसे अधिक फेवर में वल्लभ भाई पटेल के थे, और फिर कहा जाता है कि नेहरू बने थे, और तो ऐसा क्यों हो गया? अब भाई देखिए, ये तो इतिहास मैं हमेशा कहता हूं कि आप उसको आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए। कोई भी चीज जो डिसीजन होता है वो तत्कालिक होता है। गांधी जी और पटेल जी और नेहरू जी के बीच में गांधी जी कहा था, गांधी जी ने नेहरू को चुना, ठीक है? तो गांधी जी उस समय की सिनेरियो क्या थी, पटेल जी का नेतृत्व तो उनको कैसा लगा? अब कहते जैसे बाद में गांधी जी विभाजन के खिलाफ थे, लेकिन नेहरू ने कहा नहीं विभाजन होगा। गांधी जी की स्टोरी पढ़िए, लिखिए गांधी जी का विभाजन होगा तो मेरे भी शरीर के ऊपर। ये भी है कि वो गलियारा दे रहे थे भारत के बीच से, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के। तो गलियारा बात तो पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश तो आज जो है वो वही तो पूर्वी पाकिस्तान था, वही तो सब। लेकिन वो सब राजी नहीं थे उसमें ना, गांधी जी एग्री थे उस बात पे कि गलियारा दे दो। ऐसा कहाँ कुछ लिखे दे, तो कोई कोट करके चल, देखिए मैं इतिहास का देखो उसको ऑथेंटिक मान, जब इतिहास किसी स्टेटमेंट कोट करके चलते हो
उस कोट का रेफरेंस तो दिखा पाओ। हमने इस चीज को, मैंने देखो मजुमदार को भी पढ़ा है इतिहास में, मजुमदार को पढ़ा तो मैंने कहा कि बड़ा गुस्सा आया कि आप इतिहास को एकदम किसी को मतलब हर चीज को वामपंथी अप्रोच से देखना अच्छा नहीं होता। आपका उस समय क्या सिनेरियो थी, क्या परिदृश्य था, उस समय अंग्रेजों की क्या सोच थी भारतीयों के प्रति, और भारतीय क्या चाह रहे थे अंग्रेजों के प्रति। भारतीय आप प्रथम विश्व युद्ध में देखिए, गांधी जी पूरी जनता से सपोर्ट मांगे कि आप ब्रिटेन का सहयोग किया जाए, जिसको गांधी कहा गया, गांधी को सार्जेंट भी कहा गया, इतिहास पढ़े होंगे। मांगते थे नहीं सपोर्ट करो, लेकिन जब किसने सपोर्ट किए कि ये स्वतंत्रता के बाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद देश में सहूलियतें देंगे, लेकिन उसके बाद 1919 के एक्ट दूसरा आ गया, बढ़िया। तो जब गांधी जी भाई ये भाई हमारा अपना उद्देश्य होता कि भाई हम मैक्सिमम गवर्नमेंट से ले सके, जब हमको नहीं थे मैं विरोध कर दिया। जब गवर्नमेंट हम ये भाग पे चले 1932 में गोलमेज सम्मेलन की चलो गवर्नमेंट हमको देगी, बात समझौता भी हुआ, यहाँ आए पुनः का दूसरा खेल खेल गए, तो बाइकाट तो करेंगे ही। तो वो चीज जानते थे कि अब हमको वो जान गए कि चलो अच्छा अंग्रेजी दलितों को आम जनता से दूर करो, इनको अलग प्रतिनिधित्व करो, बाकी विरोध में अपने आप आ जाएंगे। जब विरोध में तो गांधी को लगा ये तो जो बना बनाया था आपका महल पानी फेर देंगे, तो उसको समझौता वो करा दिए, पीछे हट गए। तो आम जनता को वो लेके चलते थे कि जब तक आम जनता मास मूवमेंट ना हो तब तक हम किसी भी जो विदेशी सत्ता है जिसके पास, जिसको कहा जाता है जिसका कभी सूर्य हस्त नहीं होता, उसको बिना मास मूवमेंट से हटा ही नहीं सकते। वही चीज हुआ जब लगा कि उनको भारत छोड़ाने में पूरा जनता हर जगह, आप देखो नेतृत्व कर, चाहे मुंबई हो, गुजरात हो, तमिलनाडु, हर जगह जो नेतृत्व करता थे सब उठाकर बंद कर दिए गए, लेकिन बिना नेतृत्व का वो आंदोलन चला। अब लोग पढ़े होंगे, वो एकमात्र आंदोलन था जो बिना नेतृत्व का अपने लक्ष्य पे पहुंचा। और उसके बाद चाहे बेवेल समझौता हो, चाहे विलियम बेंटिक की यात्रा हो, ये सब चीजें उसी के बाद कड़ी में आता है कि चलो अब धीरे धीरे सत्ता का हस्तांतरण करो। तो ये सब जनता का दबाव था। 22 में जो तमाम विरोध, सब लोग, नेहरू खुद विरोध किए थे कि अशोक आंदोलन रद्द क्यों कर दिए, तो समझ गए कि अभी हमारा जनमानस तैयार नहीं है कि युद्ध कर दो। हथियार तो मिल नहीं रहा था, पूरा पर तमाम टेरर डकैतियों के कर तो हथियार मिल पाता था, वहां खेप की खेप मार दे, धुआंधार सब खत्म, टाइम लगता क्या अंग्रेजों खत्म करने में चाहते तो, लेकिन उनको लगा कि नहीं अभी रुको। तब धीरे धीरे चीजें जब बढ़ी, धीरे सिस्टमेटिक बढ़ी, तब आप इतिहास पूरा पढ़ो तो गांधी जी अपने आप में एक दर्शन है। जो लोग बोलते हैं ना गांधी जी अपने आप में एक दर्शन है। गांधी जी को पढ़ने के लिए बहुत टाइम चाहिए, और तमाम जब गांधी जी को पढ़िए तो तमाम जो पूर्वाग्रह है जो किनारे करिए, तब गांधी जी को पढ़िए। फिर उसके बाद जब गांधी जी को पढ़ लिए तब दर्शन अपने में थोपिए। सर जी एक और तो जैसे आपने बोला वामपंथी, जो वामपंथी और दक्षिणपंथी है, इनमें राष्ट्र के लिए कौन अच्छा होता है? अब देखिए इतिहास में, इतिहास कितना भी बड़ा पढ़ा नहीं हो कि मैं सब चीज को बता पाऊं। जो वामपंथी अब देखिए इस तरह सब चल रहा राष्ट्रवादी, क्या सब चल रहा है, तो तथाकथित राष्ट्रवादी चल रहा है। राष्ट्रवादी क्या, राष्ट्रवाद पहले क्या है, इन राष्ट्र के प्रति आपका अत्यंत लगाव कि हम राष्ट्र को सेंटर में रखते हैं, बाकी सब पेरिफेरी है ना। और वामपंथ में क्या था, वामपंथी सब आपका कहते थे कि भाई जो वामपंथी नेता थे कि आपका चीन में जब बारिश होता तो सब छाता यहाँ खोल के बैठ जाते थे, है ना, कहते थे ना, नहीं पढ़े वामपंथी की मतलब ये सब आयातित विचारों पे थे। आयातित जब कहीं कहीं से हो रहा है तो उसका नेतृत्व प्रभाव यहाँ पड़ रहा है। हालांकि मैं इस चीज को पढ़ने की तरह मैं भी नहीं पढ़ा हूँ, सब चीज का मैं आपको हिस्ट्री की तरह बता पाऊँ। जो जितना मैं पढ़ा हूँ सिविल में और जितना चीजें हैं उतना मैं बता पाऊंगा।